नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल आपकी राय में। जैसा कि हम लोग कल चर्चा किए थे, लालू प्रसाद यादव जी जो दिल्ली गए हुए थे, सस्पेंस बना हुआ था कि वो किस मामले में गए हैं। कुछ लोग का कहना था कि वो सीट बंटवारे के लिए दिल्ली गए हुए हैं, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, वो जो नौकरी के बदले ज़मीन का मामला है उस मामले में गए हुए हैं। हम लोगों ने कल क्लियर किया था कि नहीं, वो नौकरी के बदले ज़मीन का जो मामला है उस मामले में ही गए हैं दिल्ली, और ये बात कहीं ना कहीं सही साबित हुआ। तो इसी बीच हमारे बीच मौजूद हैं हमारे राजनीतिक जानकार जो इसके आगे चर्चा करने के लिए आएंगे। आइए, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद फिर से एक बार बुलाने के लिए। धन्यवाद। इस बार का जो मुद्दा आप देख ही रहे हैं कि अभी भी सीट का कुछ बंटवारा जो है अच्छी तरह से नहीं हो पाया है। एनडीए ने कल जारी कर दिया था अपना सीट, लेकिन अभी भी जदयू और जो एलजेपी है पार्टी के सीट कुछ बदला गया है, जिसका प्रभाव दिख रहा है। आज भी क्लियर नहीं हो पाया है कि इसका क्या होगा। इसलिए आपका क्या राय है कि इस बार कौन सा महागठबंधन जो है पूर्ण रूप से आपको दिख रहा है, जो सीट के बंटवारे को लेकर के जो पूर्ण रूप से अपना जारी कर दिया है, कर देगा लिस्ट आज एक दो दिन में? जैसा कि सभी लोगों को मालूम ही है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। एनडीए में सीट बंटवारा होने के बाद बीजेपी ने निर्धारित किया कि वो 101 सीट पे लड़ेगी, जदयू भी 101 सीट पे लड़ेगी। लेकिन ये निर्धारण नहीं हो पाया था कि किस किस सीटों से लड़ा जाए। कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पे भी पेच फंस गया है, जैसे नालंदा जिला का राजगीर विधानसभा सीट, वो काफ़ी समय से एनडीए में जदयू के अकाउंट में था, जो कि अभी चला गया है लोजपा के अकाउंट में, जिसके चलते काफ़ी विवाद हो रहा है। वो परंपरागत सीट है। नीतीश कुमार कुछ भी करते हैं तो अपने गृह जिला से ही कोई ट्रैक रिकॉर्ड सेट करेंगे। अब उनको लग रहा है कि नहीं, ये एक तरह से जबरन बनाया हुआ तालमेल है, जिसके चलते काफ़ी हद तक नाराज़गी है। अब देखिए किस तरह प्रकार के उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। अच्छा सचिन जी, गुप्त सूत्रों से ऐसा पता चला है कि कल रात में आरजेडी के कुछ नेता लोग जो है जदयू के मतलब घर जाके आवास जा कर के नीतीश जी से शायद मुलाकात किए हैं। क्या आप इसको मतलब आपको क्या सच्चाई लग रहा है? ऐसा बात हो सकता है या ऐसे अफवाह फैला दिया गया है? जी बिल्कुल, चुनावी और इस मौसम में और सभी मीडिया हाउस में ये खबरें दिखाई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ पे बर्तन होता है वहीं पे आवाज़ उठती है। और सीटों को लेकर जिस तरह से पहोपस की स्थिति बनी हुई है, और अभी तक ना सिंबल किसको मिलने वाला है, किस सीट से कौन लड़ने वाला है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। जितना डिले हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात लाजमी था कि अपने पार्टनर को पार्टनर जो हैं, जैसे कि एनडीए में जदयू और भाजपा है, और साथ ही महागठबंधन में राजद और वीआईपी, साथ ही कांग्रेस के बीच में खींचातान जारी है। तो इस स्थिति में वो लोग नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। अब अगर मान लीजिए कि पुराने मुद्दे अगर सुलझ जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर नहीं सुलझते हैं तो ज़रूर आज शाम तक हमको देखने को ये ज़रूर मिलेगा कि कुछ ना कुछ नया गठबंधन भी बन सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही आपको जैसा कि मालूम है कि ये राजनीति यहाँ कुछ भी संभव है, और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार होगा। इससे पहले भी 2 बार जदयू ने पार्टी बदला है। इस प्रकार कुछ भी आलोचना या विवेचना हो रही है तो उसमें सच्चाई टटोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक फैसला ना हो जाता है कि कौन किस सीट से लड़ेगा, कौन सा प्रत्याशी होगा, किस सीट से प्रत्याशी होगा, तब तक ये सब सारे आकलन पे विराम चिन्ह नहीं लग सकता है। ठीक है, सूत्रों से तो ऐसा भी पता चल रहा है कि एनडीए में इस बार हो सकता है वीआईपी के जो साहनी जी हैं वो शामिल हो जाएं। इसीलिए तेजस्वी यादव जो है उनको उतना ही सीट देना चाह रहे हैं जिससे उन पर कोई उतना फ़र्क ना दिखाई दे। इसलिए खींचतान भी कुछ चल रहा है। आपकी क्या राय है इसके मामले में? देखिए, एनडीए के सीट बंटवारे का अंतिम रूप आने में काफ़ी देरी हो चुकी है, सभी को मालूम है। और सभी पार्टियां चाह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीट मिले, और कोई भी पार्टी एक भी सीट अपने कोटे से कम करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए ये चीज़ भूल ही जाइए कि वीआईपी एनडीए में शामिल होगी, बशर्ते जब तक एनडीए से कोई पार्टी बाहर ना निकले। अभी 5 पांडवों की कहानी सुनाई जा रही है, जिसमें कि बीजेपी, जदयू, हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, ये 5 पार्टी है। जब तक इसमें बीजेपी के अलावा 4 पार्टी में से कोई एक पार्टी नहीं निकलती है, वीआईपी के नो एंट्री है। इस बात को समझ के चलना होगा। तो नहीं है।
दूसरी बात हम करना चाह रहे हैं जन स्वराज की, जो आपको चुनाव मतलब जीतने के बाद ऐसा वादा कर रहे हैं कि जैसे ही हम चुनाव जीतते हैं तो हम शराबबंदी को जो है ख़त्म कर देंगे। तो इसका क्या लगता है, राजनीतिक रूप से वोट पर महिलाओं का वोट हो या आम जनता का वोट हो, शराब देखिए बंदी जो है एक तरह से सही है, लेकिन अगर इसको ये हटाते हैं तो इस पर क्या मतलब इस मुद्दे को लेकर के वोट पर क्या प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक रूप से, थोड़ा बताइए आप। निश्चय ही देखिए, शराबबंदी कानून समाज के लिए बहुत ही अच्छा कानून है, लेकिन इस बात को समझ के हम लोग भी चलना होगा कि कुछ ऐसा भी वर्ग है मौजूद समाज में जिसको इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब उनके लिए चालू होगा तो वो सोशल मीडिया पे आके या समाज में आके ये नहीं कहें कि मुझे ये पसंद है, ये निर्णय उनका अच्छा लगा, हो सकता है कि वो वोट के रूप में उनके लिए तब्दील कर दें। साथ ही हमको ये भी नहीं भूलना है कि बहुत सारी महिलाओं ने शराबबंदी कानून लागू होने से पहले अपने परिवार को खोया है या फिर कई सारी हादसाएं हुई हैं, तो उनमें तो बिल्कुल असर नहीं होगा महिलाओं के मुद्दे में। लेकिन हाँ, जहाँ तक रही बात पुरुषों में, तो पुरुषों में हो सकता है कि कुछ वर्ग ऐसा हो जिसको आप साइलेंट वोटर कह सकते हैं, जो जाके जन स्वराज के पक्ष में मतदान करके चलाएं, लेकिन वो हमें बाहर से ना दिखे। बिल्कुल सही है, ये बात हो सकता है कि आप हम बात कर रहे हैं एनडीए और जदयू का और ये आरजेडी का, और ये जो शराबबंदी को लेकर के जो नाखुश वोटर हैं वो हो सकता है मन ही मन साइलेंट रूप से वोट कर दे जन स्वराज को। ये प्रभाव तो पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, नीतीश कुमार जी जो 2016 में शराबबंदी लागू किए, तो उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि परिवार की सुरक्षा के लिए हम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गरीब परिवार में क्या होता था, लोग मजदूरी करके आते थे 400 रुपये 300 रुपये कमा करके, और शाम में अपने घर वापस जब जाते थे तो वो दारू पी जाते थे, 50 रुपया लेकर के घर पहुंचते थे और अपने परिवार में मारपीट भी करते थे। तो उनका उद्देश्य था कि इस रूप से हम जब शराबबंदी लागू कर देंगे तो लोगों के पास बचत रहेगी। और जन स्वराज का क्या कहना है इस मैटर में? जन स्वराज कह रहा है कि रेवेन्यू को लेकर के, बिहार के रेवेन्यू को लेकर के जो शराबबंदी है घाटा है, और शराब जो है कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से लोगों के पास पहुंच ही जा रहा है। तो आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसको देख के मुझे एक भोजपुरी की कहावत याद आ गया। मैं चाहूँगा कि दर्शकों से उसे शेयर करूँ, उसके बाद आगे बढ़ूँ। एक भोजपुरी में कहावत कहा जाता है कि भातो ना खैनी या जातो गवैनी, वही स्थिति हो गई है। देखिए, शराबबंदी की नीतीश जी बहुत ही अच्छा और तारीफ़े काबिल कदम है, लेकिन यहाँ समस्या ये हो रही है कि इससे ना रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है और ना ही शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है। क्योंकि जैसा कि आप मीडिया रिपोर्ट्स में बराबर खबरें देखते हैं कि यहाँ से इतने लोग अरेस्ट हुए हैं, यहाँ इतने लोग जहरीली शराब पीने से इनकी मौत हुई, तो कहीं ना कहीं दोनों स्थिति है। देखिए, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ कि शराबबंदी गलत है, लेकिन अगर इसमें त्रुटि है तो उसको भी सामने लाना होगा, क्योंकि हमारा काम है पक्ष और विपक्ष दोनों सामने रखना। शराबबंदी बहुत ही अच्छा कानून है, लेकिन इसके एवज में जो रेवेन्यू लॉस है उसको मेंटेन करना भी मुश्किल है, क्योंकि उस पे ही सारी योजनाएं टिकी रहती हैं और काफ़ी नुकसान भी होता है। अब जहाँ तक रही बात कि जन स्वराज कह रहे हैं कि हम शराब चालू करा देंगे, तो वो उनका तर्क है। कोई भी स्कीम कोई भी गवर्नमेंट लाती है तो वो अपने मुताबिक लाती है, उससे कुछ लोग संतुष्ट होते हैं, कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं। लेकिन ये कहना उचित और अनुचित दोनों है कि नहीं ये गलत ही है, ये सही है। हाँ, बहुत सारे बड़े वर्ग को इससे फ़ायदा पहुंचा है। महिलाओं में शांति है, किसी परिवार में बाहर में हुड़दंग देखने को कम मिलता है, जैसे और बहुत सारी खासियत है इसकी। लेकिन इसके वजह में थोड़ी सी तकलीफ ये भी है कि रेवेन्यू का लॉस है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक और सवाल था मेरे मन में जो हम चाह रहे थे कि आज कहीं ना कहीं आपसे पूछ लें कि महागठबंधन के जो तेजस्वी जी हैं, उन्होंने मीडिया हाउस में घोषणा किया कि इस बार अगर वो पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत जाते हैं और उनकी सरकार यदि बनती है तो वो बिहार के प्रत्येक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, ऐसा वो वादा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, बिहार की स्थिति को देखते हुए या रोजगार की संभावना को देखते हुए ये क्या पॉसिबल है? आपसे मैं राय जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जो आपने बताया, उन्होंने प्रेस वार्ता में यह घोषणा की थी कि मेरी सरकार आएगी तो अमुख दिनों के बाद मैं प्रक्रिया को शुरू कर दूंगा और प्रत्येक परिवार में एक सदस्य को, जी,
जी, जी। और एक सदस्य को नौकरी दूँगा। देखिए, आप इसको कैलकुलेटिव रूप से देखिए, गणित रूप से देखिए तो काफ़ी असंभव वाली चीज़ है। ये संभव ही होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें एक सकारात्मक सोच भी छिपा हुआ है कि वो सरकारी नौकरी के प्रति जागरूक है, क्योंकि बिहार के युवा जितना मेहनत करते हैं, शायद ही किसी प्रदेश के युवा उतना मेहनत करते होंगे। और जितना क्रेज़ बिहार में है सरकारी नौकरी के प्रति, उतना क्रेज़ और कहीं नहीं है, सभी जगह। लेकिन परसेंटेज की बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज बिहार में ही है। तो इस बात को हम लोग को सकारात्मक लेना चाहिए। हाँ, ये संभव बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन उनका सोच सकारात्मक है, उनका तहे दिल से हम लोग को स्वागत करना चाहिए। इससे एक और फ़ायदा हो सकता है कि बिहार के युवा जो हैं और मन लगा कर पढ़ाई करेंगे कि आने वाली सरकार उनको सरकारी नौकरी देने का वादा कर रही है, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी निकालेगी, तो हो सकता है उस तैयारी का फ़ायदा आप अगर दूसरा स्टेट में या सेंट्रल जॉब में भी ले सकते हैं। ऐसा सकारात्मक सोच आएगा जरूर है। लालू जी के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, उन्होंने कल अपना पहला लिस्ट जारी किया। उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है जो जेजेडी, आप लोग को तो मालूम ही होगा। तो क्या लगता है आपको, इसका असर आरजेडी पर पड़ेगा या ना के बराबर पड़ेगा? निश्चित तौर पे कल तो उन्होंने अपनी पहली सूची जारी की है और वो अपने परंपरागत सीट महुआ से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, वो अपनी सीट पर असर डालेंगे, बाकी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। मेरा व्यक्तिगत राय है और मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जितना भी उनके उम्मीदवार को लोग समर्थन अपना देंगे, कहीं ना कहीं वो समर्थन आरजेडी का ही होगा, तो वो तो नुकसान होगा ही। लेकिन आपको उसका जी बिल्कुल, लेकिन उसको आप बड़े पैमाने पर नहीं मानिए। इतना बड़ा भी डैमेज नहीं हो जाएगा कि आरजेडी का उससे चुनाव में हार और जीत का फैसला हो। क्या आपको लगता है आरजेडी से आगे चल के जेजेडी मिल सकता है कि नहीं? अभी तक तो वो मीडिया हाउस में जब भी देखेंगे बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए हम आरजेडी से मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन चुनाव में ऐसा देखा जाता है कि जो वादा मंच के सामने या मीडिया के सामने लोग करते हैं, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कुछ और कहानी रहती है। तो आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है कुछ? देखिए, ऐसा है कि मेरा जहाँ तक मानना है कि अभी महागठबंधन में मान लीजिए 7 पार्टियाँ हैं और अगर उनकी सरकार आती है तो सरकार आते ही के साथ उनमें 8 पार्टी हो जाएगी और तेज प्रताप जी भी किसी ना किसी पद पर शपथ जरूर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। एक बार फिर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।